क्लास 9th से न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि न्यूटन का सेकेंड लॉज क्या था। तो सबसे पहले हम थोड़ा फर्स्ट लॉ पे चर्चा करते हैं। यानी कहा गया है कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। न्यूटन ने सोचा कि अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं तब क्या होगा। तो न्यूटन ने एक नियम दिया और उसी को सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहा गया। तो न्यूटन ने कहा था द रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स and object direction according to the force। यानी इसका मतलब है कि मोमेंटम में चेंजिंग होगा तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम सपोज करें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके मोमेंटम में चेंजिंग होगा। यानी मान लेते हैं यहाँ मोमेंटम mu है तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा mv और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स के साथ इसका रिलेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो मोमेंटम में ज़्यादा चेंजिंग होगा। स्वाभाविक बात है। अगर मान लीजिए कि हम फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट में और ज़्यादा मोमेंटम में चेंजिंग होगा। यानी हम कह सकते हैं जितना फोर्स लगाते हैं उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंजिंग हो रहा है। इसीलिए फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंजिंग मोमेंटम के, और वही रेट कहा गया है। यहाँ देखिए डिफिनेशन में रेट कहा गया है। तो रेट का मतलब है कि टाइम हमेशा डेनोमिनेटर में रहेगा, यानी वो नीचे रहेगा, जिसको इन्वर्सली रिलेशन कहा गया है। यानी F प्रोपोर्शनल 1/t होता है और F प्रोपोर्शनल चेंजिंग मोमेंटम होता है। अब इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल चेंजिंग मोमेंटम। अगर मान लीजिए आपको चेंजिंग निकालना है, यहाँ से मोमेंटम में चेंजिंग हुआ है तो हम क्या करते हैं mv माइनस mu करेंगे। यानी जो बड़ा वाला मोमेंटम है उससे छोटा वाले मोमेंटम को माइनस करते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी mv माइनस mu। तो इसको लिख सकते हैं mv माइनस mu बाई टी। F प्रोपोर्शनल, इन दोनों में m कॉमन हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है m कॉमन क्यों होगा? कारण है कि अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं, अगर मान लीजिए कि यह 5 kg का ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी आएगा तो 5 kg ही रहेगा। यानी मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे मास यानी m कॉमन हो जाएगा। अगले स्टेप में F प्रोपोर्शनल m, यह किसका फार्मूला है? एक्सेलरेशन का फार्मूला है, तो यहाँ a लिख देंगे। अगले स्टेप में F प्रोपोर्शनल ma होना चाहिए, लेकिन न्यूटन ने कांस्टेंट माना था k। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लिखते हैं तो kma लिखेंगे, और k का वैल्यू न्यूटन ने 1 माना था, इसीलिए फाइनली F इक्वल टू ma हम लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है सो दैट F इक्वल टू ma। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसको बार बार पूछा जाता है क्लास 9 से। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। यानी हम फाइनली प्रूफ करके लेके चले आए F इक्वल टू ma। अगर ये आपको वेरीफाई करने को पूछेगा तो आप यहाँ से यहाँ तक वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाने के बाद इक्वल दिया गया है और एक कांस्टेंट देते हैं हम। कांस्टेंट का वैल्यू 1 था, इसीलिए डायरेक्ट k हट जाएगा, F इक्वल टू ma हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स की। तो SI यूनिट क्या होगा फोर्स का? न्यूटन होगा, न्यूटन। CGS यूनिट क्या होता है फोर्स का? CGS यूनिट डाइन होता है।
इसको याद रखना है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CGS यूनिट ऑफ फोर्स डाइन होगा। एक चीज़ और नोट में आपको याद रखना होगा, सेकेंड लॉज से फोर्स का फार्मूला मिलता है। फोर्स फार्मूला कहाँ से मिलता है? इसी लॉज से, यानी सेकेंड लॉज से फोर्स का फार्मूला मिलता है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, फर्स्ट लॉज से क्या मिलता है? फोर्स का डिफिनेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ।